पैसे तो कमा लिए बट एक हफ्ते में तबीयत खराब हो गई। क्यों इतना डॉलर आने लग गया। तो इसी टाइम मैंने अपने कुछ दोस्तों को भी बताया और उन्होंने बोला कि यार अगर ऐसी बात है तो एक काम करो, कुछ ऑर्डर हमें भी दे दो, हमें भी लिखने का शौक है और तुम अपना एक परसेंटेज कट रख लेना। मैंने बोला ये सही आइडिया, इससे हम ज्यादा ऑर्डर कर पाएंगे। मतलब आप मान के चलो 5-7% हो सकता है कि आपके यहाँ फ्रॉड हो, बट ओवरऑल आप मान के चलिए कि हो गई। स्पेशली अगर शुरुआत में अगर आप प्लेटफॉर्म्स के थ्रू कर रहे हैं तो प्लेटफॉर्म्स भी ये गारंटी करता है कि हाँ भाई आपको पैसा वैसा मिल जाएगा। दोस्तों, अगर आप स्टार्टअप्स के शौकीन हैं और अगर आप स्टार्टअप्स के न्यूज़ वगैरह हमेशा देखते हो, स्टार्टअप के बारे में और ज्यादा रिसर्च करते हो, तो आपने स्टार्टअप के बारे में YouTube पे जरूर देखा होगा अर्नब भाई से। तो आज उन्हीं के साथ हम लोग बात करने वाले हैं, वो कहां से इंफॉर्मेशन लाते हैं, कहां से इतनी सारी नॉलेज गेन करते हैं, और अपार्ट फ्रॉम दैट उन्होंने बहुत सारी ऐसी चीजें की है जो कि कॉलेज लाइफ में हर किसी बंदे को करनी चाहिए। तो उसी चीजों के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे इस पर्टिकुलर पॉडकास्ट में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अर्नब भाई, पहले तो बताइए कि आपका YouTube का जो जर्नी था वो स्टार्ट कैसे हुआ? तो एक्चुअली YouTube का जर्नी अराउंड 2017 स्टार्ट हुआ। उससे पहले मैं थोड़ा बहुत फ्रीलांसिंग करता था। राइट। और यहाँ पे मैंने ये भी सुना था कि आपने फ्रीलांसिंग करते हुए कुछ 10 लाख कॉलेज में रहते थे तभी अर्न कर लिए थे। हाँ, तो हुआ यूँ था कि जैसे कि आपको पता है कि 10th के बाद मिडिल क्लास फैमिली में या तो डॉक्टर या इंजीनियर का ऑप्शन होता है। तो इंजीनियरिंग चूज करी, फिर वही कोचिंग किया और जैसे ही कॉलेज में पहुंचे ये समझ आ गया कि यार ये तो हमसे होने नहीं वाला। तो अब डिग्री के लिए आ तो गए, अब डिग्री लेनी है, 4 साल है। तो मैंने सोचा कि यार इस वक्त में थोड़ा अपना पैशन ढूंढने की कोशिश करता हूँ, सो दैट आगे जाके 4 साल बाद ऐसा ना हो कि फिर से मैं एक ऐसा काम कर रहा हूँ जो मुझे बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। तो इस चक्कर में मैं बिल्कुल फर्स्ट सेमेस्टर से ही, इनफैक्ट 2-3 हफ्ते में मुझे समझ आ गया ये होने नहीं वाला। मैं डिफरेंट चीज़ें रिसर्च करना शुरू कर दिया और मुझे समझ आ गया कि यार कोई भी पैशन हो, कुछ भी एक्सपेरिमेंट करने के लिए पहले कुछ तो पैसा कमाना पड़ेगा। और यहाँ पे पहले जैसे कि सब देखते हैं कि यार वो डेटा एंट्री हो गया, फॉर्म फिलिंग हो गया, ये सारे ऑप्शंस मैंने देखे करीब 1 सेमेस्टर तक, बट समझ आ गया इसमें कुछ पैसा नहीं बन सकता। फाइनली ऑलमोस्ट जब 1 ईयर ख़त्म हुआ तब मुझे फ्रीलांसिंग के बारे में पता चला और मैंने फिर अपने अपवर्क हो गया, फाइवर हो गया, ऐसे कई सारे वेबसाइट्स में अकाउंट बनाए और वहाँ से मैंने फर्स्ट ईयर के बाद अपना फ्रीलांसिंग का करियर शुरू किया। और इसमें शुरुआत में ऐसे मेरे पास कोई अलग से कोई स्पेशलाइज्ड स्किल्स तो नहीं थी, बट मुझे कंटेंट राइटिंग, रिसर्च, ऐसे राइटिंग, ये सारी चीज़ें काफ़ी पसंद थी। तो मैंने सोचा कि क्यों ना जो यूएस के क्लाइंट्स हैं उनके लिए मैं रिसर्च, आर्टिकल्स, ये सारी चीज़ें करूं। और इस प्रोसेस को मैंने शुरू किया और हुआ यूं कि यार ये मेरी पहली इनकम थी। तो पहली बार आप डॉलर में कमा रहे हो तो अलग ही जोश चढ़ता है कि यार डॉलर में पैसा आ रहा है, मतलब 4-5 डॉलर भी आ गए तो बहुत बड़ी बात है यार, 200-300 रुपए कमा लिए। और इस चक्कर में मतलब मैं पूरा कॉलेज वॉलेज छोड़ के पूरा दिन फ्रीलांसिंग ही करने लगा। होता यूँ था कि कंपटीशन ऑफकोर्स फ्रीलांसिंग में बहुत ज़्यादा है, तो कंपटीशन से डिफरेंशिएट करने के लिए मैं क्या बोलता था कि मैं आपका ऑर्डर 6 घंटे में या 12 घंटे में डिलीवर कर दूंगा, जो कि दूसरे कॉम्पिटिटर्स कर नहीं पाते थे। बट उस चक्कर में होता ये था कि क्योंकि यूएस के क्लाइंट्स हैं तो मुझे रात भर काम करना पड़ता था। मान लो 2-3 बजे ऑर्डर आएगा, मुझे सुबह 9 बजे तक डिलीवर करना होता था। और ये किस में आप फ्रीलांसिंग करते थे? तो फ्रीलांसिंग मोस्टली कंटेंट राइटिंग हो गया, एसे राइटिंग हो गया, रिसर्च हो गया, ये सारी चीज़ों पे मैं करता था। और तो होता क्या था, रात के 1-2-3 बजे ऑर्डर आया, किया 9 बजे तक और उसके बाद कॉलेज गए, उसके बाद फिर शाम को वैसे ही किया। और डॉलर कमाने का अलग जोश था। तो हुआ यूँ कि पैसे तो कमा लिए बट एक हफ्ते में तबीयत खराब हो गई। अरे बाप रे। क्यों इतना डॉलर आने लग गया। तो इसी टाइम मैंने अपने कुछ दोस्तों को भी बताया और उन्होंने बोला कि यार अगर ऐसी बात है तो एक काम करो, कुछ ऑर्डर हमें भी दे दो, हमें भी लिखने का शौक है और तुम अपना एक परसेंटेज कट रख लेना। मैंने बोला ये सही आइडिया, इससे हम ज़्यादा ऑर्डर कर पाएंगे। तो ये जब मैंने किया, एक्चुअल में हुआ यूँ कि यार वो भी पहली बार डॉलर में कमा रहे थे, तो वो भी पूरा दिन बैठ के यही करने लग गए और उनका भी फिर 2-4 दिन में उनकी भी तबीयत खराब हो गई। तो फिर मैंने क्या किया कि काफ़ी अपने कॉलेज के फ्रेंड्स को ये आउटसोर्स करने लगा। कोई टॉपर हो या कोई जैसा भी दोस्त हो, सबको कुछ ना कुछ ऑर्डर आउटसोर्स करता था और ऐसा करीब 2-3 महीने काफ़ी बढ़िया चला। बट फिर हुआ यूँ कि यार एग्ज़ाम टाइम्स आए और वहाँ पे मैं भी थोड़ा बिजी होने लगा। कॉलेज फ्रेंड्स ने बोला कि यार अब तो ऑर्डर नहीं आ पाएंगे, बट जो फ्रीलांसिंग क्लाइंट्स है आपको पता है कि यार वो तो आप कंसिस्टेंटली ऑर्डर फुलफिल करोगे तभी तक आपका क्लाइंट है, आपने छोड़ दिया तो वो गया। तो यहाँ पे फिर मुझे आइडिया आया कि यार क्यों ना मैं सिर्फ ऑर्डर लेता हूँ और क्यों ना मैं ऐसी कंट्रीज़ में इन ऑर्डर को आउटसोर्स कर दूँ। जैसे कि मैं पहले कॉलेज में आउटसोर्स करता था, मैंने मान लो अफ्रीका में नाइजीरिया हो गया, बांग्लादेश हो गया या आपका पाकिस्तान हो गया, इन कंट्रीज़ के फ्रीलांसर्स को आउटसोर्स कर दिया जहाँ डॉलर का रेट हमसे भी ज़्यादा नीचे है। तो मान लो अगर हमारा उस टाइम में $1 में हमें 65 रुपये मिलते थे,
वहाँ पे इन कंट्रीज़ में $1 का वैल्यू $100 था। तो एक्चुअल में मान लो अगर मुझे $20 का भी ऑर्डर आता है, मैं इसको आउटसोर्स करके $10 पे बेच सकता हूँ और मेरा $10 का प्रॉफिट हो जाएगा। करेक्ट। तो इस वे में मैंने आउटसोर्सिंग करना चालू किया, और क्योंकि उस टाइम तक रिव्यूज़ काफ़ी हो गए थे, तो मुझे कंसिस्टेंट लॉन्ग टर्म ऑर्डर्स भी मिलने लगे। इनफैक्ट धीरे धीरे करके 50, 100, 200, $300 के भी ऑर्डर्स मिलने लगे। तो वो सारा फिर मैंने आउटसोर्स करना शुरू किया, चाहे आपका दूसरे कंट्रीज़ में, और उस वे में काफ़ी अच्छा खासा रेवेन्यू हुआ। और ये मैंने करीब आई थिंक 2 साल किया होगा। और उसके बाद इसको बंद क्यों कर दिया फिर? तो एक्चुअली हुआ क्या कि मैंने फ्रीलांसिंग में जाना कियार आप पैसा कमा सकते हो, मतलब अच्छे महीनों में सिर्फ आउटसोर्सिंग में भी आप 1 लाख रुपए तक कमा सकते हो। बट दिक्कत ये है कि एक तो ये थोड़ा बोरिंग काम है, क्योंकि आपको उन्हीं टॉपिक्स या उन्हीं चीज़ों पे रिसर्च करना है जो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट्स है। डेडलाइन आपको मेंटेन करना है, मतलब हमेशा आपको 100% देना है। ये नहीं कि यार आज मुझे पार्टी करना है तो हम चले गए। और दूसरा ये कि यार इसको ना स्केल करना बहुत दिक्कत है, मतलब इवन इफ आपके ऑर्डर ज़्यादा आ गए, आपको ज़्यादा लोग रखने पड़ेंगे ना, ताकि आप वो ऑर्डर्स कंप्लीट करवा पाओ। और ज़्यादा ऑर्डर लोग रखोगे तो उनको मैनेजमेंट में भी फिर दिक्कत होती है, टीम मैनेजमेंट में। तो मुझे ये लगा कि यार एक तो यार ये बहुत इंटरेस्टिंग नहीं है, पैसा आ जाता है, और दूसरा ये लॉन्ग टर्म के लिए स्केलेबल नहीं है। तो और एक्चुअल में अगर आपने मेरा पहला, जब मैंने शुरुआत में बोला कि यार एक्चुअल में मेरा एम था पैसे कमाने का, कि सो दैट मैं अपना पैशन ढूंढ पाऊँ, या जो चीज़ मुझे पसंद हो, पैशन ढूंढने के लिए जो इन्वेस्टमेंट चाहिए था वो आप फ्रीलांसिंग से बिल्कुल तो वो कर पाऊँ, सो दैट इंजीनियरिंग के बाद मैं एक ऐसी चीज़ करूँ जो मुझे पसंद हो। ऑफ कोर्स पहले यूट्यूब से पहले मैंने सोचा था कि यार मैं पहले एक वेबसाइट टाइप की बनाऊंगा, मान लो आपका स्कूप या इस टाइप के जो वेबसाइट्स हैं जो कि इंटरेस्टिंग न्यूज़ एक फन वे में देते हैं। और क्योंकि मैं रेगुलरली न्यूज़पेपर्स ये सब फॉलो करता था, मुझे लगता है कि यार ये सारी न्यूज़ तो मुझे पता है, मैं भी लिख ही सकता हूँ, राइटिंग एक्सपीरियंस है। बट जब मैंने वहाँ पे वेबसाइट सब बनाया, मुझे समझ आया कि यार आप कितना अच्छा लिखते हो वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको एसईओ करने की ज़रूरत है, रैंक पेज सही से रैंक करने की ज़रूरत है। ये सारी चीज़ों पे भी आपको काफ़ी टाइम देना पड़ेगा, और उसके लिए अगेन टीम वीम बिल्ड करनी पड़ेगी। तो इसलिए मुझे लगा कि यार ये वन मैन एफर्ट तो नहीं हो सकता, तो फिर मैंने वो वाला ऑप्शन छोड़ा। फिर मैंने सोचा कि यार थोड़ा इंस्टाग्राम में, उस टाइम में फेसबुक पेजेस काफ़ी पॉपुलर हो रहे थे, विटी फीड इन सब के पेजेस काफ़ी पॉपुलर होते थे। मैंने सोचा कि यार क्यों ना पेजेस बनाए। बट पेजेस में मैंने वही देखा कि यार पेजेस तो हर कोई बना रहा है, मतलब आप कंपटीशन से अपने आप को डिफरेंशिएट कैसे करोगे, वो एक दिक्कत हो गई। इंस्टाग्राम पेजेस भी मैंने बनाने की कोशिश करी, बट उसमें भी वही, मैं अपने आप को कुछ अलग नहीं कर पा रहा था, और ऐसा कुछ नहीं कर पा रहा था जो चीज़ मैं हर दिन करना चाहूँ, चाहे पैसे थोड़े कम भी मिलते हों। ये सारे एक्सपेरिमेंट्स रन करने के बाद फाइनली 2017 में मैंने सोचा कि यार यूट्यूब करते हैं, क्योंकि एक दो मैंने देखा कि यार स्कूल के फ्रेंड्स काफ़ी अच्छा कर रहे हैं यूट्यूब में, और मैंने देखा कि यार बाहर तो यूट्यूब काफ़ी पॉपुलर है। मैंने सोचा कि यार क्यों ना इसी पे ही शुरू करते हैं, देखते हैं क्या होगा। तो इस पे फिर मैंने यूट्यूब चालू किया। ग्रेट। अभी ऐसे बहुत सारे हमारे सब्सक्राइबर्स हैं जिनको फ्रीलांसिंग स्टार्ट करनी है, जैसे कि आपने बोला आपने फ्रीलांसिंग स्टार्ट किया था बिकॉज आपको आपका पैशन ढूंढने के लिए एक फंड चाहिए था। तो ऐसे कॉलेज के बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको फ्रीलांसिंग के थ्रू वो फंड मिल सकता है और वो भी खुद का पैशन ढूंढ सकते हैं। तो आपने क्या क्या दिक्कतें फेस की जो वो नहीं करेंगे बिकॉज ऑफ योर गाइडेंस एंड योर एक्सपीरियंस? तो ऐसे क्या एक्सपीरियंस आप शेयर करना चाहोगे? तो एक चीज़ जो फ्रीलांसिंग में दिक्कत होती है वो ये कि पहला इनिशियल ऑर्डर मिलना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड प्लेयर हैं हर फील्ड में, हर वेबसाइट में, हर ऐप में। तो आपको क्या करना है, आपको ये देखना है कि ऐसी क्या चीज़ है जो डिमांड में है, मतलब उस जो भी वेबसाइट है जहाँ काम कर रहे हो वो काफ़ी डिमांड में है, और वो चीज़ आप अच्छे से कर सकते हो। ये दोनों चीज़ होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप एक ऐसी चीज़ ऑफर कर रहे हो जो किसी को चाहिए नहीं, और ऐसा भी चीज़ नहीं करना जो आप अच्छे से कर नहीं सकते हो। ये दोनों चीज़ें आपको पहले देखनी है। दूसरी बात, जो आपके उस फील्ड में जो लीडर्स हैं उनका वो कैसे अपना पेज बना रहे हैं या कैसे वो अपने आप को पिच कर रहे हैं, वो आपको स्टडी करना पड़ेगा, क्योंकि तब आपको समझ आएगा कि किस टाइप का अगर आप अपने आप को पिच करोगे आपको ऑर्डर मिल सकते हैं। और उसमें से फिर आपको देखना पड़ेगा कि यार आप इन चीज़ में जो उन्होंने पिच किया क्या कोई लूप होल है, क्या चीज़ आप बेटर कर सकते हो। जैसे मैंने अपना एग्जांपल दिया कि जब मैंने देखा कि यार मोस्टली जो अच्छे वाले फ्रीलांसर्स थे वो बोलते थे कि यार हम ऑर्डर कंप्लीट करेंगे, आपको 3 दिन बाद आपको ऑर्डर मिलेगा या 1 हफ्ते बाद ऑर्डर मिलेगा। तो मैंने बोला कि यार अगर मैं इस लेवल की सर्विसेज मैं अगर आपको 1 दिन में दे दूं, आपने ज़ेप्टो की तरह सोचा है? हाँ, कि यार कोई तो बंदा होगा ना जिसको अर्जेंट ऑर्डर चाहिए होगा, और ये चीज़ वो जो बड़ा फ्रीलांसर है वो इतनी इजीली कर नहीं पाएगा,
क्योंकि उसने अपने टीम सिस्टम प्रोसेसेस बनाए कि यार वो 3 दिन 4 दिन में ही कर पाएगा, मैं तो 1 दिन में कर सकता हूँ। तो ये मैंने लूप होल निकाला। तो आपको ये लूप होल बहुत निकालना बहुत ज़रूरी है कि क्या ऐसी चीज़ है जो कि डिमांड भी बहुत है बट वो फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं आपके। और यहाँ पे जो क्लाइंट्स होते हैं वो जेन्युइन होते हैं, बिकॉज बहुत बार यहाँ पे फ्रॉड्स भी होते हैं फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स पे, ऐसा मैंने सुना है। वो व्हाट्स द रियलिटी? नहीं तो यूजुअली होता क्या कि ना जो एस्टेब्लिश्ड वेबसाइट्स हैं, जैसे मान लो आपका अपवर्क हो गया, फाइवर हो गया, ये जो एस्टेब्लिश्ड वेबसाइट है ना उसमें फ्रॉड होने के चांसेस कम हैं। ऑफ कोर्स हर जगह फ्रॉड के चांसेस हैं बट वहाँ चांसेस कम होते हैं क्योंकि ऑलरेडी वो पैसे हैं वो एक एस्क्रो में चले आता है। मतलब आप मान के चलो 5-7% हो सकता है कि आपके यहाँ फ्रॉड हो, बट ओवरऑल आप मान के चलिए कि होगा ही। स्पेशली अगर शुरुआत में अगर आप प्लेटफॉर्म्स के थ्रू कर रहे हैं तो प्लेटफॉर्म्स भी ये गारंटी करता है कि हाँ भाई आपको पैसा वैसा मिल जाएगा। अगर आप 1-to-1 कर रहे हैं शुरुआत में, तब अगर आपका ट्रस्ट लेवल बिल्ड नहीं हुआ तब शायद थोड़ा बहुत फ्रॉड हो सकता है, बट वेबसाइट्स के थ्रू कर रहे हैं तो उतनी दिक्कत नहीं होती है। ओके आपने कभी कोई प्रॉब्लम फेस किया इसके रिगार्डिंग? तो प्रॉब्लम ये होता था कि यार कभी कभी ना पेमेंट डिले हो जाती थी। तो फ्रीलांसिंग वेबसाइट में क्या होता है कि पेमेंट तभी आपको मिलती है जब वो अप्रूवल वहाँ से क्लाइंट देगा। मतलब आज मैंने सबमिट तो कर दिया बट अगर वो अप्रूव नहीं कर रहे तब तक पेमेंट क्लियर नहीं होगा। तो एक थोड़ी बहुत दिक्कत ये होती थी। और दूसरा ये होता है कि कभी कभी ना जो क्लाइंट्स है वो क्लियरली अपने जो रिक्वायरमेंट्स है वो मेंशन नहीं करते हैं। तो होता क्या है कि वो मल्टीपल एडिट्स करवाते रहते हैं, तो वो आपका टाइम और रिसोर्सेज जाता है। तो वो एक्चुअली ना फिर एक्सपीरियंस से सीखते हैं। तो आप एग्जैक्टली बोलते हो कि भाई मैं यही चीज़ डिलीवर करूँगा और मान लो 2 एडिट्स आपको फ्री मिलेंगे, उसके बाद पेड है। तो आप अपने एक्सपेक्टेशन, आप अपने डिलीवरी जितना क्लियर करोगे तो उस दूसरे साइड से भी काफ़ी हेल्पफुल होगा। दैट इज अमेजिंग। अर्नब भाई, ऐसे बहुत सारे लोग हैं, ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनको कॉलेज लाइफ में ये सब चीज़ें करनी है, लेकिन उनका फर्स्ट प्रॉब्लम ये होता है कि यार शुरुआत कहाँ से करें। ठीक है, तो आप थोड़ा इन डिटेल में शुरुआत से लेके प्रोजेक्ट डिलीवरी तक क्या सब चीज़ें होती है, क्या क्या प्रोसेस आपको फॉलो करने पड़ते हैं और कैसे आपको ये सब चीज़ें लेके जानी पड़ती है, वो थोड़ा इन डिटेल में एक्सप्लेन करो ना। जैसे कि इनिशियल के ऑर्डर्स मिलना तो मुश्किल होता है, उसके आपको ऑर्डर्स मिल जाते हैं। बट मैंने ये भी नोटिस किया कि लोग पहले 4-5 ऑर्डर्स बहुत सीरियसली करते हैं, फिर पैसा आने लगता है, फिर लोग ना थोड़े इजी गोइंग हो जाते हैं। मतलब उनको लगता है कि यार 1-2 रिव्यू खराब आ गए कोई दिक्कत नहीं होगी। बट वो ये नहीं समझते कि जब आपकी रेटिंग होती है वहाँ पे एक बेस्ट रिव्यूज देखने का भी ऑप्शन होता है, वर्स्ट रिव्यू देखने का भी ऑप्शन होता है। और वर्स्ट रिव्यू में अगर एक बार भी दिख गया कि यार ये टाइम से डिलीवर नहीं करता है तो फिर आपका जो ब्रांड जो आपने बनाया है, जो जस्ट शुरू ही हुआ है, वो काफी बिकॉज ऑफ वन चीज पूरा अफेक्ट हो जाता है। बिल्कुल, या तो आप ऑर्डर लो मत अगर आप नहीं कर पा, बट अगर ऑर्डर लिया है तो 100% इतना बढ़िया डिलीवर करना है कि आपकी 5 स्टार रेटिंग है, क्योंकि तभी आपको ऑटोमेटिकली ऑर्डर बढ़िया मिलेंगे। तो अर्नब भाई, अभी ऑर्डर तो समझ लो कि हम लोग को ऑर्डर तो आ गया है, फिर अभी इसके बाद का प्रोसीजर क्या होता है? तो इसके बाद का जो प्रोसीजर वही होता है कि मोस्टली आप या तो कुछ क्लाइंट्स होते हैं वो अपने रिक्वायरमेंट्स बहुत डिटेल में लिख के भेज देते हैं। तो आपको पता है कि यार रील्स का एग्जांपल लेता हूँ कि ये एडिट करना है, इस टाइप का मुझे चाहिए, एग्जांपल वीडियो भेज दिया तो आप आराम से एडिट कर सकते हो। कुछ क्लाइंट्स उतना डिटेल में भेजते नहीं है, तो फिर आपको उनके साथ थोड़ा मैसेजिंग में पूरा क्लियर कट इंस्ट्रक्शन लाना पड़ता है। क्योंकि होगा क्या कि अगर आपने बिना क्लियर कट इंस्ट्रक्शन के बना दिया, उनको पसंद नहीं आया, आपको फिर से एडिट करना पड़ेगा। तो इट्स बेटर कि पहले आप क्लियर कट इंस्ट्रक्शन ले लो कि क्या क्या उनकी एक्सपेक्टेशन है, सब समझ लो, वो सारी चीज़ें समझ जाओ, उसके बाद फिर आप अपना एडिट करना चालू करो। और वंस आपके पास भी क्लियर कट इंस्ट्रक्शन आ गए तो आप या तो खुद से एडिट कर सकते हो, बट धीरे धीरे जब आप बड़े बनते हो क्योंकि आपके पास इंस्ट्रक्शंस आई, आप दूसरों को भी आउटसोर्स कर सकते हो। और इंश्योर करना है कि यार आपको टाइम से पहले थोड़ा डिलीवर करना है, क्योंकि होता क्या है ना कि आप ऑर्डर कंप्लीट तब तक मार्क नहीं कर सकते जब तक पूरा डिलीवर नहीं होता। तो आपने उसको पहले प्रोजेक्ट दे दिया, फिर वो चेक करेगा, उसके बाद अगर मान लो कोई छोटा मोटा एडिट है वो आपको बताएगा, फिर आप फिर से एडिट करके फिर भेजोगे। बट ये सब कुछ उस डेडलाइन के अंदर होना चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि यार आप आधे घंटे पहले डिलीवर कर रहे हो, फिर फीडबैक मिलते मिलते वो डेडलाइन क्रॉस हो जाए, क्योंकि डेडलाइन क्रॉस होने में ना वो लेट डिलीवरी को भी उससे भी काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। तो आप काम थोड़ा पहले डिलीवर करो ताकि उनके जो छोटे मोटे 2 एडिट्स हैं वो करके भी पूरा प्रोजेक्ट डेडलाइन से पहले मतलब समझो कि अगर मेरा परसों का डेडलाइन है तो मैं अगर उनको कल दे रहा हूँ तो उनके साइड से अगर कुछ चेंजेस आते हैं तो ऑटोमेटिकली वो चेंजेस में 1 या आधे 1 घंटे में उनको करके वापस दे सकता हूँ, ताकि जो डेडलाइन हम लोगों का फाइनल है उसमें उनको फाइनल प्रोडक्ट विद एडिटेड वगैरह जो भी पार्ट्स है, उनके सजेशंस वगैरह, वो सब डिलीवर हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बार ऐसा होता है कि आप एंड मोमेंट में डिलीवर करोगे तो डेडलाइन क्रॉस हो जाएगा और फिर वो लेट डिलीवरी और वो सब काफ़ी डिफरेंट
चीज़ें आने लगती है वो फिर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है उससे काफ़ी। और एक और बात ये भी है कि यार लोग पहले 4-5 ऑर्डर तो काफ़ी सीरियसली करते हैं, बट होता क्या है कि जब थोड़ा बहुत पैसा आता है ना वो फिर थोड़ा बहुत ईजी गोइंग हो जाते हैं, तो फिर ना उनको लगता है कि यार एक ऑर्डर में थोड़ा बहुत ख़राब रिव्यू आ भी गया कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। बट वो ये नहीं समझते कि यार जब एक क्लाइंट आपका पेज देखता है उसमें बेस्ट और नेगेटिव रिव्यूज़ दोनों दिख जाते हैं, तो अगर नेगेटिव रिव्यूज दिख रहा है तो फिर जो आपका ब्रांड बना रहे हो उस पर काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। एक रिव्यू से भी, बिल्कुल एक रिव्यू से भी, चाहे आपके क्यों ना 50 अच्छे रिव्यू हो, बट अगर 2-3 भी नेगेटिव रिव्यू हो ना तो फिर वो ब्रांड का थोड़ा नेगेटिव ये काइंड ऑफ हम जब अमेजोन वगैरह से कोई खरीदते हैं चीजें तो वहां पे अगर मल्टीपल अच्छे रिव्यू है तो हम लोग उस पर कम ट्रस्ट करते हैं, बट अगर एक दो भी ऐसे निगेटिव रिव्यूज है तो हम लोग उसके ऊपर ज्यादा ट्रस्ट करते हैं। ऐसा ही वाला कुछ सीन है। बिल्कुल, क्योंकि ह्यूमंस का वही है ना कि वो देखना चाहते हैं कि यार कितना ज्यादा बुरा हो सकता है, पहले वो पता कर लेते हैं। अच्छा तो हम एक्सपेक्ट कर ही नहीं कि होगा, बट कितना बुरा हो सकता है वो ह्यूमंस पहले ढूंढना चाहते हैं। तो इसीलिए अगर आपको लगता है कि आप ऑर्डर नहीं कर सकते हो तो ऑर्डर लो ही मत। ये नहीं कि यार जबरदस्ती से आप ऑर्डर ले लिए फिर आप कर नहीं पा रहे हो तो उसमें फिर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। करेक्ट। तो अभी समझो कि हम लोगों ने ऑर्डर ले लिया, उसको टाइम पर डिलीवर भी कर दिया, तो अभी पेमेंट का क्या सीन होता है? तो पेमेंट का जैसे कि मैं बोला फाइवर अपवर्क, इसमें फंडा सिंपल है कि जो क्लाइंट है वो फाइवर को पे कर देता है, वो शुरुआत में ही पेमेंट हो जाती है, फाइवर के पास वो पैसा रहता है। ओके, है ना। तो मान लो $10 है, जैसे ऑर्डर प्लेस किया वो $10 फाइवर के पास चला आता है। उसके बाद जब ऑर्डर कंप्लीट होता है और जो आपका क्लाइंट है वो एक्सेप्ट करता है कि हाँ ऑर्डर आ गया है, तो 20% कट फाइवर रखता है, मतलब $10 में $2 फाइवर रख लेगा, $8 आपके पास भेज देगा। पेमेंट के बारे में कोई फ्रॉड होने के चांसेस है ही नहीं? नहीं, तो जैसे ऑर्डर प्लेस होते ही फाइवर क्लाइंट से पैसे ले लेता है और वो फाइवर रखता है। अब ऐसा बहुत कम होता है, मान लो कि आपने ऑर्डर दे दिया है और फिर क्लाइंट बोले कि यार ऑर्डर मुझे ना मिले, फिर ऐसा हो सकता है कि आपको पेमेंट में दिक्कत हो। बट मैंने 1.5 साल में कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैंने ऑर्डर दिया हो सही से करके और क्लाइंट ने बोला कि नहीं यार ये ऑर्डर एक्सेप्टेबल नहीं है, ऐसा कभी नहीं होता। बहुत बार उल्टा ये हो जाता है कि आप क्या कहते हैं, ऑर्डर अगर उनको पसंद भी नहीं आया वो पेमेंट तो कर देंगे तो उल्टा 1 स्टार रेटिंग दे देंगे। है ना। तो कभी कभी ऐसा होता है कि मान लो मैंने कोई प्रोजेक्ट किया, उनकी जो एक्सपेक्टेशन थी उतना नहीं कर पाया, मैं उन्हें बोल देता हूँ कि भाई आप ऑर्डर फ्री में रख लो, आप रेटिंग मत देना बस। मैं ये बोल रहा हूँ कि आप ये मानो कि ये वाला मेरा ऑर्डर फ्री इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है रेटिंग। रेटिंग का बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई आप चाहे मुझे पैसे मत दो, बट आप वो मत कर देना कि 1 स्टार मत दे देना, क्योंकि रेटिंग ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रेटिंग एक बार डाउन हुई ना आपको नेक्स्ट ऑर्डर मिलने में दिक्कत होती है। तो ये वाला तो पेमेंट की ज्यादा टेंशन नहीं, मेन आप रेटिंग का देखो कि आप बढ़िया ऑर्डर कंप्लीट कर रहे हो और रेटिंग आप हाई मेंटेन कर रहे हो। मतलब यहाँ पे जो भी नए लोग स्टार्ट कर रहे हैं उनको सबसे पहले तो काम थोड़े बेटर वे से कैसे वो कर सकते हैं, कैसे उनको डिलीवर कर सकते हैं इन टाइम, वो फोकस करना है, उनके रेटिंग्स पे फोकस करना है, उनका एक पोर्टफोलियो बिल्ड करना है। और जब पोर्टफोलियो बिल्ड हो जाता है तो ऑटोमेटिकली आपको ऑर्डर्स भी मल्टीपल मिलना शुरू हो जाता है। बिल्कुल, इज दैट करेक्ट। तो अर्नब भाई अब थोड़ा हम लोग स्टार्टअप के और आते हैं कि स्टार्टअप में आप जो रिसर्च करते हो, मतलब जो आपके कंटेंट हम लोगों ने देखे आज तक, कहाँ पे आप ये सब चीजें ढूंढते हो और कैसे ये सब रिसर्च करते हो, जरा ऑडियंस को बताओ, ताकि जो बिजनेस ओरिएंटेड ऑडियंस है, जो एक्चुअल में खुद का स्टार्टअप वगैरह करना चाहती है, वो दूसरों के स्टार्टअप से भी सीख सके। ऑब्वियसली वो लोग आपको तो देखते ही है, लेकिन आप हर एक चीज उन सब वीडियोस में मेंशन नहीं कर पाते या इंक्लूड नहीं कर पाते। तो ऐसे कौन से रिसोर्सेस है जो आप खुद यूज करते हो रिसर्च करने के लिए? तो ये मैं अगर बताऊं कि स्टार्टअप्स में तो मुझे पहले से इंटरेस्ट था ही, बट शुरुआत मैंने यूट्यूब स्टार्टअप्स वाले जर्नी से नहीं किया था, दूसरे टॉपिक्स पे कंटेंट बनाता था। और वो कौन सा था? तो एक्चुअली में मैंने 2017 जैन में शुरू किया था। तब मैं मोटिवेशनल टाइप का कंटेंट बनाने से शुरू किया था। तब मोटिवेशन वाले टॉपिक्स काफ़ी चलते थे, तो मैंने मोटिवेशन वाले कंटेंट से शुरू किया। उसके बाद फिर मैंने सोचा कि यार थोड़ा व्लॉग बनाते हैं, बट व्लॉग में उतना कॉन्फिडेंस नहीं आया कि यार क्राउड में जाके आप कैमरा ऐसे पकड़ के सबके सामने बात करो, उतना कॉन्फिडेंस नहीं आता था। फिर मैंने सोचा कि यार मैं एक काम करता हूँ, व्लॉग में क्या करता हूँ, मैं पहले शॉर्ट्स ले लेता हूँ हर जगह के, बाद में आके घर पे आके वॉइस ओवर दे दूंगा। बट उसमें रिस्क ऐसा था कि लोगों को लगता है छुपके से क्यों सब रिकॉर्ड कर रहा है, ये हो गया। उसके बाद मैंने सोचा कि थोड़ा बहुत रोस्टिंग ट्राई करूँ, बट वो फिर लगा कि यार इसको स्केल करने में दिक्कत होगी, कि बड़े बन भी गए, अब्यूजिव लैंग्वेज उन सब में दिक्कत होगी। तो इसी बीच मैं देख रहा था कि यार मुझे स्टार्टअप्स के बारे में पढ़ना बहुत पसंद है, और इसका रीज़न यही था कि उस टाइम से और काफ़ी टाइम से मैं देख रहा था कि अगर आप
सारे जो बड़े इम्पैक्ट जो बन रहे हैं वो स्टार्टअप्स ही कर रहे थे। मतलब माइक्रोसॉफ्ट एक टाइम में स्टार्टअप था, एप्पल एक टाइम में स्टार्टअप था, फेसबुक एक टाइम में स्टार्टअप था, तो ये लोग ही पूरा दुनिया को बदल रहे थे। तो एक टाइम में ये वर्ल्ड वाइड इम्पैक्ट भी कर रहे हैं, दूसरा ये काफ़ी अमीर लोग भी हैं, तो दूसरों का भी भला कर रहे हैं, खुद का भी भला कर रहे हैं। तो और प्लस ये ऐसे लोग हैं जिन्होंने जीरो से शुरू किया है, जैसे कि मोस्टली हम में से लोग होते हैं कि जीरो से शुरू करके इतना बड़ा इम्पैक्ट और इतना सब चीज़ें बिल्ड कर रहे हैं। तो स्टार्टअप्स में काफ़ी टाइम से इंटरेस्ट था और मैंने सोचा कि यार उस टाइम में धीरे धीरे स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम आ रहा था, इंडिया में स्टार्टअप्स आ रहे थे, बट मैंने देखा कि यार सबको स्टार्टअप करना है, सबको स्टार्टअप की स्टोरीज पता है, बट यार पहला स्टेप क्या लेना है वो उसमें सबको दिक्कत होती है। मुझे लगता है कि यार मैं भी जब अपने दोस्तों से डिस्कस करते हैं, हम हमेशा माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक, एप्पल की स्टोरी तो पढ़ लेते थे, बट पहले स्टेप में हम फंस जाते थे और हमको लगता था कि यार उनके एग्जाम्पल्स ना, वो हार्वर्ड से कोई पास आउट है, कोई उनको इनिशियल फंडिंग मिल गई, तो हम स्टोरी तो उनको बहुत पसंद कर लेते थे बट हम उनसे रिलेट नहीं कर पाते थे। करेक्ट। तो मेरा फंडा ये था कि मैं स्टार्टअप्स के बारे में पढ़ता हूँ, क्यों ना हम इंडियन स्टार्टअप्स को इंडियन लैंग्वेजेस में, मतलब हिंदी में ही प्रेजेंट करें, सो दैट लोग उससे रिलेट भी कर पाए और उनको लगे कि यार हमारे जैसे लोग ही स्टार्टअप कर रहे हैं। नहीं तो अगर आप माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक का एग्जांपल लो, आपको शुरुआत में लगेगा ये हार्वर्ड से पास आउट है, तो उनसे कनेक्ट कर नहीं पाओगे। तो इस वे में मैंने शुरू किया कि यार स्टार्टअप्स के बारे में करते हैं और मेरी भी जो मैं पढ़ रहा हूँ वो भी नॉलेज शेयरिंग हो जाएगी और प्लस मैं दूसरे लोगों से सीखूंगा भी। तो इससे मैंने शुरुआत करी। अब जो क्वेश्चन आते हैं कि रिसर्च कैसे करते हैं, तो यूजुअली होता क्या है कि यार जो भी मीडिया में न्यूज़ होती है या फैक्ट्स होते हैं वो मैं रेगुलरली पढ़ता रहता हूँ कि आज मान लो कोई मुकेश अंबानी से रिलेटेड न्यूज़ आई, कोई अदानी से रिलेटेड न्यूज़ आई, आज मुकेश अंबानी ने मे बी हाइड्रोजन फील्ड में एंट्री मारने की कोशिश करी, फिर 2 दिन बाद आया कि यार अंबानी भी एंट्री मार रहे हैं, बट क्योंकि मैंने पहला न्यूज़ पढ़ा हुआ है तो मैं वो फिर रिलेट कर पाता हूँ और उन दोनों कनेक्ट करके वीडियो बना पाता हूँ। ये बहुत ज़रूरी है कि क्योंकि आप कंटिन्यूसली अगर आप पढ़ रहे हो तो आप डिफरेंट चीज़ों को कनेक्ट कर पाओगे कि यार ये इसकी वजह से हुआ है, वो इसकी वजह से हुआ है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप कंटिन्यूसली पढ़ते रहो, डिफरेंट सोर्सेज से पढ़ो, और ये भी नहीं कि सिर्फ पढ़ ही रहे हो, आप ट्विटर पे भी एक्टिव रहो ताकि डिफरेंट पर्सपेक्टिव समझ आए, आप इंटरव्यूज़ भी देखो ताकि फाउंडर्स के भी पर्सपेक्टिव समझ आए, और ये अगर कंटिन्यूसली करोगे तो ये जो कनेक्शंस हैं वो आपके आप फॉर्म हो जाएंगे। राइट। मतलब आप एक न्यूज़ पढ़ रहे हो तो ऑटोमेटिकली दूसरे न्यूज़ से आप उसको कनेक्ट कर पा रहे हो, उसका जो डेटा है और ये जो डेटा है, बिल्कुल। तो ऑटोमेटिकली आप वहाँ पे खुद का पर्सपेक्टिव बना पा रहे हो उन दो न्यूज़ को रिलेट करके एक दूसरे से। और ये ज़रूरी, तो मतलब ये यूज़ तभी आप कर पाओगे जब आपने दोनों न्यूज़ पढ़ी होगी। अब मान लो ग्रोफर्स, एक एग्जांपल दूं कि जोमेटो ने ग्रोफर्स को अक्वायर किया, ये एक सिंपल न्यूज़ है, बट अगर आपने पहले ग्रोफर्स के बारे में रिसर्च करी होगी, आपको पता होगा कि यार जो ग्रोफर्स के फाउंडर है अलबिंदर, वो दीपिंदर के बैचमेट थे IIT दिल्ली में और उन्होंने जोमेटो की कंपनी में काम किया इनिशियल डेज में। उसके बाद उन्होंने ग्रोफर्स शुरू किया। उसके बाद दीपिंदर ने पहले खुद से ग्रोफर्स में इन्वेस्ट किया था, फिर जोमेटो ने भी इन्वेस्ट किया ग्रोफर्स में। तो ये कनेक्शंस अगर आपने ग्रोफर्स के बारे में अलग से पढ़ा होगा, दीपिंदर के बारे में अलग से पढ़ा होगा, जोमेटो के बारे में अलग से पढ़ा होगा, तब आप ये कनेक्शन बिल्ड कर पाओगे। अगर आपने, और वो सब साइड से प्रूफ, मतलब फुल प्रूफ हो जाता है वो, बिल्कुल, तब समझ आता है कि यार पूरा एक्चुअल गेम, वो पीसेस ऑफ पजल्स हैं, जितना आपने पढ़ा होगा वो जो पूरा पजल उतना बेहतर फिर आप दिखा सकते हो। राइट। मतलब न्यूज़ को आप रिलेट करते हो एक दूसरे। बिल्कुल। वाह ओके। सो गाइस, बहुत बार क्या होता है ना कि हम लोग कोई न्यूज़ पढ़ते हैं, लेकिन उस न्यूज़ के पीछे भी एक स्टोरी होती है, एक बैकग्राउंड होता है, और वो बैकग्राउंड हम लोग तभी समझ पाते हैं जब हम लोग उस पर्टिकुलर न्यूज़ से पहले भी 2-3 न्यूज़ अगर पढ़ लेते हैं उसके रिलेटेड, तो ऑटोमेटिकली हम लोग को समझ में आता है कि यार इसके पीछे का एक्चुअल पर्पस क्या है या एक्चुअल में स्टोरी क्या है। बहुत बार हम लोग एक न्यूज़ पढ़ते हैं तो वो एक विजन से हम लोग उस स्टोरी को देखते हैं, बट अगर उस न्यूज़ के रिगार्डिंग अगर हम लोग मल्टीपल चीज़ें देखते हैं, मल्टीपल चीज़ें रीड करते हैं, तो हम लोग 360 डिग्री में वो पूरा का पूरा सिनेरियो समझ पाते हैं। सो वही एक चीज़ है जो भाई फॉलो करते हैं, और मोस्ट ऑफ द लोग यही चीज़ें फॉलो करते हैं। हम लोग इसको बोल सकते हैं कनेक्ट द डॉट्स, जो स्टीव जॉब्स का थियरी है, तो वही काइंड ऑफ चीज़ भाई भी यूज़ कर रहे हैं। एंड आई गेस इट इज़ वेरी यूजफुल टू अंडरस्टैंड एनी टॉपिक, नॉट ओनली द बिजनेस थिंग, नॉट ओनली द एनी पर्टिकुलर थिंग, बट हर एक चीज़ में हम लोग इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं कि अगर हम लोग स्टोरी को एक एंगल से देखने की बजाय अगर मल्टीपल एंगल से उस चीज़ को देखें, उसको समझे और फिर एक दूसरे से उसको रिलेट कर पाए,
तो इट विल बी अ गुड थिंग एंड इट विल बी अ गुड स्टोरी टू अंडरस्टैंड एनीथिंग। और यही चीज मेरे को एक और मेरे दोस्त है थिंक स्कूल, अगर आपने यूट्यूब चैनल देखा होगा गणेश भाई, तो वो भी सेम चीज करते थे। तो उन्होंने भी मुझे बताया कि यार आप एक स्टोरी को है ना सिर्फ एज अ स्टोरी मत देखो, वो एक सिनेरियो है, बट उस पर्टिकुलर सिनेरियो के होने से पहले भी कोई और सिनेरियो हुए थे जो कि इससे रिलेटेड है। तो आप मल्टीपल चीजों को जब रिलेट करोगे तो ऑटोमेटिकली वो स्टोरी बहुत बेटर वे से आपको समझ में आता जाएगा। वो बंदा जो है वो लिटरली कंट्री टू कंट्री भी चीजें रिलेट करता है कि इस कंट्री में ये हुआ और उसके पहले ये चीज हुआ था, तो ये दोनों में कुछ चीजें रिलेट हो सकती है। मतलब एक मूवी में मैंने देखा था कि आप न्यूज़पेपर में जो आता है वो आप सिर्फ वो लाइनें पढ़ते हो, लेकिन उन लाइनों के बीच में भी कोई चीजें लिखी हुई होती है, वो पढ़ने के लिए आपको न्यूज़ रिलेट करना या फिर वो दोनों चीजों को रिलेट करना आना चाहिए। नहीं, आप बात बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि एक्चुअल में क्या होता है, कुछ भी इवेंट कुछ भी होता है वो इंडिपेंडेंट इवेंट नहीं होता है। एग्जैक्टली हम सिर्फ वो न्यूज़ देख लेते हैं कि कुछ भी हुआ कि मैंने जैसे बोला जोमेटो ने ग्रोफर्स अक्वायर किया, ये एक सिर्फ न्यूज़ हो गया। बट ऐसा नहीं है कि अचानक एक दिन में हो गया, इसके पीछे भी बहुत चीज़ें हुई होगी, इसके आगे भी बहुत चीज़ें हुई होगी। अगर आपने पीछों की चीज़ों को फॉलो किया, आगे की चीज़ों को फॉलो किया, और भी उनके फील्ड में दूसरे कंपनीज क्या कर रहे हैं, चाहे स्विगी क्या कर रहा है, क्योंकि स्विगी ने इंस्टामार्ट खोल दिया तो ग्रोसरी डिलीवरी में वो ऑलरेडी आ चुके हैं। तो सारी चीज़ों को जब देखेंगे तभी आपको फुल पिक्चर समझ आएगा। अगर आप इसको सिर्फ एक इंडिपेंडेंट इवेंट देखेंगे जो कि एक्चुअल में है नहीं, क्योंकि और सारी चीज़ों हुई इसी की वजह से तो ये एक्विजिशन हुआ, तो वो सारी चीज़ें समझना ज़रूरी है। और वही आपका जॉब है कि यार ये सारी चीज़ों को एज अ फुल पिक्चर समझाओ, सो दैट लोगों को समझ आए कि यार एक्चुअल में हो क्या रहा है। राइट। तो गाइस दिस इज द बेस्ट थिंग, बिकॉज आई गेस कोई भी चीज सीखने के लिए अगर या आपको कोई भी चीज क्लियर करनी है किसी भी इवेंट के बारे में या फिर कोई भी पर्टिकुलर चीज के बारे में, तो रिलेटेबल चीजों को पढ़ो, उसको एक्सप्लोर करो, आपको वो चीज ज्यादा बेटर समझ में आएगी। अर्नब भाई, आजकल का जो यूथ है वो सोशल मीडिया, यूट्यूब, इन सब चीजों के ऊपर, आई मीन इन्फ्लुएंसर बनने के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस्ड है। ठीक है, उनको हर एक को इन्फ्लुएंसर बनना है। अपार्ट फ्रॉम दैट दे आर वेरी फोकस्ड ऑन स्टार्टअप्स, बिजनेसेस ऑल्सो। तो आपका उनके लिए क्या सजेशन है, बिकॉज यू आर ऑल्सो इन स्टार्टअप, यू आर ऑल्सो इन इन्फ्लुएंसर वर्ल्ड, सो आपका उन न्यू कमर्स के लिए क्या सजेशन रहेगा, क्या गाइडेंस करोगे आप? आजकल तो मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि इन्फ्लुएंसर ज़्यादा है और इन्फ्लुएंस करने के लिए कम लोग हो रहे हैं। एंड वही मैं एक जगह पढ़ रहा था कि जब हम बचपन में थे हम सोचते थे कि यार बड़े होकर एस्ट्रोनॉट बनेंगे, आजकल हर किसी को लोगन पॉल बनना है, तो सब इन्फ्लुएंसर बनेंगे। इन्फ्लुएंस किसको करेंगे वो नहीं पता, बट ठीक है, जो डिमांड है मार्केट की उसके हिसाब से बच्चे लोग करेंगे ही। बट मेन चीज़ जो मैं सबको रिकमेंड करूँगा कि यार पहले आप एक ऐसा नीश पकड़ो जिसमें आपका इंटरेस्ट हो। मतलब ये आपको कैसे पता चलेगा नीश आपको इंटरेस्ट है? पहली बात, अगर उसमें आपको कुछ टाइम के लिए पैसे ना भी मिले तब भी आप कंटिन्यूसली उस पर वीडियोस बना पाओ। क्योंकि ऐसा शुरुआत में नहीं होगा कि यार पहले 3 महीने में आपने पैसा बना लिया। तो कंसिस्टेंसी, परसिस्टेंस, ये बहुत ज़रूरी है। और ये जानने के लिए आप आई थिंक मनीष पांडे ने भी एक बार बोला था कि यार आप पहले 100 टॉपिक्स लिख के रख लो कि आपको पता है कि भैया कल को आप डीमोटिवेट हो गए, आपके पास टॉपिक्स की लिस्ट है। अब जब आप नीश सिलेक्ट कर रहे हो, आपको एक ऐसा नीश भी सिलेक्ट करना है जिसका मार्केट भी है। अब ये समझ आता है कि पहले 2-3 महीने में पैसा ना कमाओ, बट ऐसा भी तो होना चाहिए कि इवेंचुअली आप उसमें पैसा कमाओ। तो ये भी होना चाहिए कि यार एक ग्रोइंग मार्केट हो, क्योंकि अगर मार्केट ग्रो ही नहीं कर रहा है तो आप कितने भी अच्छे इन्फ्लुएंसर उस फील्ड में बन जाओ, मुश्किल है। तो दो चीज़ें आपको देखनी है, आपका इंटरेस्ट भी है, वो मार्केट ग्रो भी कर रहा है, और उसके बाद मैं तो अब रिकमेंड करूँगा कि यार भैया आप शॉर्ट्स और रील्स पे शुरुआत करो, क्योंकि उन्हीं की सबसे ज़्यादा रीच है। और चाहे यूट्यूब शॉर्ट्स हो या इंस्टाग्राम रील्स हो, हर कोई आज वहीं पे ही बहुत जल्दी पॉपुलर हो रहा है। और अभी एक रिसेंटली न्यूज़ भी आई है ना, कुछ यूट्यूब शॉर्ट्स भी अब मोनेटाइज हो रहा है। बिल्कुल नहीं, फंडा बिल्कुल सिंपल है कि यार यूट्यूब के जो बड़े वीडियोस हैं, आप खुद ही देख लो, इसी सेटअप में 2 कैमरा लगे हुए हैं, 2 जन हमें हेल्प भी कर रहे हैं। तो एक इनिशियल में जब एक बंदा कंटेंट क्रिएशन शुरू करता है, उसके बाद इतना कैमरा, माइक, ये सब नहीं होता है। बट शॉर्ट्स रील्स का फायदा यही है कि आप अपने फ़ोन से बना लो, 4-5 इफेक्ट्स हैं, ऑडियो है, सब कुछ उसी में लग जाएगा। तो कंटेंट क्रिएशन का जो प्रोसेस है वो काफ़ी फास्ट और ईजी हो जाता है। हाँ, और दूसरी बात, यूजर्स का जो अटेंशन स्पैन है, पहले बोलते थे गोल्ड फिश जितना 8-9 सेकंड का है, अब तो मुझे लग रहा है उतना भी नहीं है। मतलब सब बस पूरा टाइम यही कर रहे हैं, तो उसी में ही कर रहे हैं। तो अब शुरुआत उसी में ही करो। वंस आप थोड़ा बहुत पल्स समझो कि ऑडियंस को क्या समझ आ रहा है, देन फिर आप लॉन्ग फॉर्म कंटेंट में ट्राई कर ही सकते हो। बट इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि यार अगर आपको लॉन्ग टर्म तक सस्टेन करना है ना, आपको सम काइंड ऑफ ए पर्सनल ब्रांड बनाना पड़ेगा, जिससे कि लोग आपसे कनेक्ट कर पाए।
कि आप लोग आपके वीडियो या आपके स्टाइल को देखना पसंद कर रहे हैं रादर देन कि हाँ कौन से टॉपिक पे बना लिया, क्योंकि कंटिन्यूसली नए नए इन्फ्लुएंसर्स तो आएंगे बट जो ब्रांड बन जाते हैं वो काफ़ी लॉन्ग टर्म तक सस्टेन करते हैं। तो दोस्तों अर्नब भाई ने जो भी चीजें बताई वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बट उसके साथ मैं मेरा भी एक पर्सपेक्टिव यहाँ पे शेयर करना चाहता हूँ, बिकॉज मैं भी कंटेंट क्रिएशन में पिछले 4-5 सालों से हूँ और यहाँ पे ऑडियंस रिटेंशन जो है वो भी कम हो चुका है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या है ना, आपको आपका जॉनर फाइंड आउट करना है, आपका नीश फाइंड आउट करना है कि किसमें आप काम करोगे, और वो भी उस हिसाब से करना है कि यार जिसमें आपको इंटरेस्ट हो। आपको इंटरेस्ट हो ये क्यों कह रहा हूं मैं, बिकॉज आप शुरुआत में समझो कि 10 वीडियो बना लिए, 20 वीडियो बना लिए, 30 वीडियो बना लिए, पर एक टाइम ऐसा आएगा कि जब वीडियोस पे व्यूज नहीं आते तो ऑटोमेटिकली हमारा जो मोटिव है या फिर जो मोटिवेशन है ऑटोमेटिकली डाउन हो जाता है। तो वो ना हो इसके लिए आप ऐसी चीज पे काम करो कि जो एक्चुअल में आपको करना पसंद है। और दूसरी चीज, आप जॉनर जब सिलेक्ट करते हो तो दूसरी चीज ये ध्यान में रखो कि यार आप ऐसा जॉनर मत डिसाइड करो कि यार इस पर्टिकुलर जॉनर पे बहुत ज्यादा व्यूज आ रहे हैं तो हम लोग इसी जॉनर पे काम करते हैं, ऐसा बिल्कुल मत करना। बिकॉज वो जॉनर अगर आप प्रॉपरली मोनेटाइज नहीं कर पाओगे तो व्यूज का भी फायदा नहीं है। आप वहां पे काम करते रहोगे, व्यूज आते रहेंगे, लेकिन सिर्फ गूगल एडसेंस से आपका घर नहीं चलेगा, दैट इज फॉर श्योर। ये अर्नब भाई भी इसको अग्री करेंगे। अगर आपको कंटेंट की क्वालिटी ग्रो करनी है, आपकी टीम ग्रो करनी है, सारी चीजें ग्रो करनी है, तो आपको ऑब्वियसली स्पॉन्सरशिप वगैरह वो सारी चीजें भी चाहिए। तो वहां पे ब्रांड्स भी इन्वेस्ट कर सकते हैं कि नहीं वो भी देखो, उस हिसाब से भी एक बार सोचो पहले और फिर अपना प्लानिंग करो। These are the most important thing you need to focus while deciding कि यार मुझे कंटेंट क्रिएशन की जर्नी में आना है। तो ये सब चीजें पहले डिसाइड करो, फिक्स करो और उसके बाद ही स्टार्ट करना। तो गाइस आपने इस आज के पॉडकास्ट में बहुत सारी चीजें सीखी होगी अर्नब भाई से। थैंक यू सो मच अर्नब भाई। पहले तो हम लोगों ने सीखा कि फ्रीलांसिंग वगैरह क्या होती है, उसके इन डिटेल्स हम लोगों ने सब चीजें देखी। आपको कैसे क्लाइंट्स ढूंढने, आपको कैसे आपकी रेटिंग्स वगैरह मेंटेन करनी है, आपको कैसे पेमेंट्स वगैरह सब मेथड्स कैसे होते हैं, ये सारी चीजें हम लोगों ने इन डिटेल में डिस्कस की। अपार्ट फ्रॉम दैट एक चीज आज के पॉडकास्ट में मुझे बहुत पसंद आई इंडिविजुअल, कि आप कैसे रिसर्च कर सकते हो हर एक चीज के बारे में, आप कैसे नई नई चीजें सीख सकते हो एक दूसरे को रिलेट करके। तो ये एक बहुत अच्छा फंडा है, इसको आप जरूर इंप्लीमेंट करना अपने लाइफ में, या फिर जो भी चीजें आप सीखना चाहते हो, जो भी चीजों के बारे में आप खुद रिसर्च करना चाहते हो। सो अर्नब भाई थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग ऑल द इन्फॉर्मेशन विद आवर ऑडियंस एंड इट वाज प्लेजर मीटिंग यू मैन। थैंक यू मंगेश, आपने ये अपॉर्चुनिटी दी। और वैसे आप सब मंगेश शिंदे चैनल को पक्का से सब्सक्राइब कर लेना, ऐसे ज़बरदस्त इंटरव्यूज़ ये लेते रहते हैं। मैं खुद इनके इंटरव्यू से काफ़ी कुछ सीखता हूँ। और चैनल को सब्सक्राइब करने के अलावा बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर देना, ताकि लेटेस्ट इंटरव्यूज़ के लिए आप भी नोटिफाइड रहें और सीखते रहो, आगे बढ़ते रहो। थैंक यू अर्नब भाई, थैंक यू।